सब मिल गया इनको। ठीक है, इस जर्नी का तो समापन कर लिया इन्होंने और बहुत शानदार किया। ठीक है, ये अपने आप में सीधी सी बात है यार, आप सब वही सपना देख रहे हो जो कभी इन्होंने भी देखा था और इन्होंने वो अचीव कर लिया। अब कैसे करा और क्या करा तो थोड़ा ज्ञान दे देंगे आपको। वैसे मुझे पता है आपके पास ज्ञान की अब कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को क्या होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ उस प्रवृत्ति में रहना चाहिए कि किसी से कोई अच्छी चीज सीखने को मिल जाए। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भी आपकी तरह फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है, तो आपका तो बैच B10 था, हरियांश आपका PCM4। अरे ये तो मेरा पढ़ाया हुआ है। हाँ, अब आज की ये टॉपर्स में ये डिफरेंस आ चुका है कि कुछ टॉपर्स ऐसे हैं जो थोड़े पुराने, कुछ ऐसे हैं जो एकदम मतलब मुझसे पढ़े हुए। मैं भी तो नया ही हूँ, पहले मैं पढ़ रहा होता था फिर मैं पढ़ा रहा होता था। ठीक है, मैं पुराना हो गया क्या? इतना भी नहीं हुआ अभी। ठीक है, अभी टीचर्स में मैं नया ही हूँ, नहीं है ऐसे तो, है ना। चलो आप प्लीज स्वागत करो। हाँ, फूल मालाओं से स्वागत किया। कोई नहीं तो, हाँ भाई। ठीक है, हाँ माइक तो देखे जाओ। तो पहले थोड़ा थोड़ा अपने बारे में कुछ कुछ बता देंगे। और हाँ, ऑनलाइन बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी पूछ सकते हो रे ऐसे अपने। अरे अरे अरे, ढोलक वाला नवीन जी ठीक पकड़ ले हैं। शानदार बजाता है। अरे नहीं नहीं, बजाता बहुत शानदार है ना। ऐसे मेरे तो मन कर जाता है 2-5 मिनट में की तो एक दो होता रहे ना। नहीं नहीं, अब तो गया देखे वो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे कोई यही थोड़ी करना है। अरे अरे, तुम्हारे वो ताल नहीं है। बस हो गया। चलो, अब देखो, दो चार बातें मेरे को रोज ही सुनते हो तुम, है ना। नहीं सुनते, कभी कभी आता हूँ वैसे मैं। हाँ, लेकिन आप इनसे जानो तो मतलब पहले तो थोड़ा सा जर्नी बता दो आप लोग अपनी, महिला सशक्तिकरण शुरुआत करें। हाँ, और फिर आप पूछ लेना कुछ पूछना हो तो। हालांकि आज जर्नी जनरी, चलो आप बताओ देखिए अपने। मेरा नाम रिंदा शेखावत है और रैंक 20 आई है मेरी 24 वाले अटेम्प्ट में। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट 23 वाला था जिसमें 572 रैंक थी मेरी। और मैं B10 बैच से थी, फाउंडेशन बैच की स्टूडेंट रही हूँ मैं, जो 2021 में स्टार्ट हुआ था। तो यही मेरे बारे में। मेरा नाम हरीश राजपुरोहित है। मैं अजमेर की किशनगढ़ तहसील से बिलोंग करता हूँ और मैंने इस बार 17th रैंक हासिल की है। और ये मैम की तरह ही मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी 488 रैंक थी, जिसके अंतर्गत मुझे कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर का पद मिला था। तो उसी में मैं भी अंडर ट्रेनी हूँ। और बाकी जैसे बैच एजुकेशनल बैकग्राउंड में मेरा BSc कंप्यूटर साइंस था। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग के साथ में MA नॉन कॉलेजिएट इन हिस्ट्री भी परस्यू कर लिया था। ये है एक ब्रीफ बैकग्राउंड। अच्छा, आप दोनों इस बार कोऑपरेटिव और सीधा? मैम सीनियर थे अच्छा AR में। अच्छा, आप स्टेट में और आप साइड में। अच्छा अच्छा, ठीक है। और इस बार दोनों बैचमेट्स, ये भी ठीक है। हाँ, तो B10 और B15 बैच भी लगभग 5 महीने का फर्क होगा बैच में, मतलब ऐसे होता है ना।
अच्छा PCM पीसीएम 4 4 पता नहीं। हाँ हाँ जुलाई उसके बाद फिर बी के बाद पीसीएम सी सीरीज फिर पीसीएम सीरीज। अच्छा वहां लगती थी एसटीसी में आपकी क्लास तो? रिलायंस में थी क्या? अच्छा पीसीएम 7 8 9 वहीं घुमाया नवीन जी ने आपको। हाँ 2 4 ट्रांसफर तो किए होंगे इधर उधर। फिर इधर प्री के टाइम सर यहाँ पे किया था, बैच अच्छा मर्ज करके। हाँ फिर मेंस के टाइम वहाँ पे अच्छा 2021 में। बेसिक हाँ। हाँ वो नवीन जी ये तो सबको एहसास दिला ही देते हैं कि बिल्डिंगें तो सारी देख लें बच्चे कम से कम, ताकि पता रहे कि इस क्लासरूम में लाइटिंग की व्यवस्था कैसी है, कि बोर्ड वोर्ड के कैसा दिखता है, तो ये सब। बाकी आपको कुछ स्पेसिफिक पूछना हो तो पूछ लो भाई। है कि जीवन में तुम्हें तो वैसे ही मोक्ष मिला हुआ है कि हमारे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हैं कुछ तो मन में आ रहा होगा कि यही कि ओहो टॉपर ऐसे दिखते हैं। देखो मेन चीज तो यही है कि भाई उस लाइन से इस लाइन में आना तो इजी लग रहा हो, इधर से इधर आ गए, बट वो जर्नी ठीक ठाक लंबी रही है आप दोनों की। हाँ पूछ लो मन में आ रहा है वो पूछो, देखे पूछो। आपको ऑलमोस्ट कितने साल लगे? मेरे को सर मैंने जुलाई आपने 2022 में शुरू करी तैयारी, अच्छा तो अराउंड 3 साल तो हो गए थे सर। मैंने जब मीन्स हम्म, दिया था तब तो वो था, उसके इंटरव्यू का 3 साढ़े 3 साल हो गए सर। मैम आपने 21? मैंने 2021 में मार्च 2021 2021 में मैंने लिया था कोचिंग, मतलब स्टार्ट की थी। तो 21 वाले बैच मतलब जो वैकेंसी थी उसमें मैं एलिजिबल नहीं थी। तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 23 वाला ही था। तो 2 साल अच्छे से मैंने पूरा फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद में, पूरी कोचिंग कंप्लीट होने के बाद में फिर मैंने एग्जाम दिया था। वैकेंसी उसके बाद ही आई थी। मुझे 5 साल हो गए इस जर्नी में। तो एक जो अपन देखते हैं ना कि भाई टोटल सब्जेक्ट एक दिन गिनाए हुए मैंने कितने हैं? 32 सब्जेक्ट कितने हैं? 32। नहीं कई बार क्या होता है भूल जाते हैं। तो अब वो बहुत ऑब्वियस नहीं मैम, क्योंकि इस बैच को मैंने मतलब इनिशियल F15 जब था तो मैंने पढ़ाया था, तो इनकी क्लास भरी हुई रहती थी। उसके बाद प्री आया तो तितर बितर हो गए बहुत सारे, और बहुत कम बच्चे ये। तो इम्पोर्टेंट चीज इस जर्नी की ये है कि इस जर्नी को कंप्लीट करना जरूरी है। ज्यादातर अब आपकी क्लासेस में भी यही हो गया होगा, लास्ट में आते आते बहुत कम लोग आते हैं। बहुत कम। अब आरएस बनना मुश्किल नहीं है, आरएस बनने में जो पेशेंस की जरूरत होती है ना वो नहीं रख पाते हम लोग। ये दोनों पेशेंस के एग्जाम्पल है। 2022 में बैच शुरू हुआ, आज 26 में जाके 10 दिन पहले पता चला कि हाँ ढंग से नौकरी लग गई। मैम ने 2021 में तैयारी शुरू करी, 2026 में अब 10 दिन पहले पता चला नौकरी लग गई, एसडीएम बन गए। 5 साल 4 साल, ये मतलब प्रॉब्लम इस जर्नी की यही है कि इसमें टाइम चाहिए आपको। आगे 30 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, 32 सब्जेक्ट जो पढ़ने हैं आपको, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है। और हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो आपसे डिमांड करता है कि नौकरी नहीं लगे, और 6 महीने से तैयारी कर रहे हो क्या नहीं लगे नौकरी। अरे तो हमसे पहले जो 6 महीने से कर रहे हैं वो लग जाएंगे पहले, तो फिर हमारा नंबर आएगा। बहुत बेसिक बात है। आप जैसे देखोगे इस बैच में बी सीरीज पीसीएम सीरीज आई है, उससे पहले वाले में वो एफ सीरीज B2 B3 B4, जैसे मेरे को याद आ रहा है मुकेश दानचारण शायद जो इस बार आरपीएस है, उनका B4 बैच था शायद। तो अब वो होता है ना जिसकी तैयारी जब कंप्लीट होती है उसकी नौकरी तब लगती है। अब आप लोगों के साथ आप लोगों को बस क्या रखना है, पेशेंस। इनकी जर्नी से अब वही है ना, क्या पूछे तो पूछने के लिए भले ही नहीं हो, सीखने के लिए बहुत कुछ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पेशेंस। आपको खुद भी रखना पड़ेगा, आपको अपने पेरेंट्स को भी ये चीज समझानी पड़ेगी कि ये जो हम तैयारी करने जा रहे हैं ये सिर्फ एक होता है ना कि एग्जाम पास करने भर नहीं है ये। अब 25-26 साल के होंगे, 27-24 जो भी इनकी एज रही है, तो इसके बाद अभी अगले 30-35 साल तक राजस्थान का प्रशासन संभालेंगे। अब आप 1 मिनट के लिए देखो तो नवीन जी इधर क्लासों का मैनेजमेंट संभालते हैं, उसमें ही कई बार तुम्हारा 3 बजे टाइम टेबल आ रहा होता है। नहीं सीधी सी बात है। अब आपको जाकर के उपखंड संभालना है, उपखंड में 50 तरह के तो अधिकारी घूम रहे होते हैं, और हर तीसरा आदमी आजकल कोई मंत्री या एमएलए का रिश्तेदार है। हजारों तरह की समस्याएं आने वाली, और उसके अंदर जो की है वो है आपका पेशेंस। अब डिप्टी बनते हैं उनके साथ तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब अपने पास क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है ना, सर मेरे साथ तो ऐसा हो गया, आपको अच्छा ऐसा हो गया चल। अब उसने दूसरा पक्ष सुना ही नहीं, और एक ही पक्ष सुन के निर्णय ले ले वो, फिर
तो इस जर्नी में सबसे ज्यादा सीखने वाली चीज क्या होती है? पेशेंस। जो आपको जीवन भर अगले 30-35 साल नौकरी करोगे तो क्या काम आता है? पेशेंस। तो ये जो लड़ाई है सबसे पहले तो क्या है? धैर्य, पेशेंस रखने की। बाकी अपनी तरफ से कुछ बता दो टॉप रहो। जैसा कि सर ने पेशेंस का कहा, तो एक बार सर मेरे साथ भी हुआ था सर कि जब अक्टूबर में वैकेंसी जब अनाउंस हुई थी 2 सितंबर को, हाँ 24 वाली जिसमें मेरी 17th रैंक है, तो उस टाइम सर मैं थोड़ा पेशेंस खो रहा था, तो मैंने सोचा कि अब हो गया, अपन तो छोड़ देते हैं तैयारी। इवन मैं घर पे ही बता दिया कि मैं तो अब छोड़ रहा हूँ तैयारी, मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत दिक्कत आती है जैसे सर कह रहे हैं। तो सर उस टाइम सर मेरे को मतलब काफी लोगों ने थोड़ा मोटिवेट किया कि नहीं नहीं तू कर, थोड़ा लंबा है, जैसा आप समझा रहे सर वैसे ही। उसके बाद सर फिर मैंने तैयारी मतलब कंटिन्यू रखी और सर मेरा हो गया इसमें। तो ये सर वो पेशेंस ही था जो सर मुझे यहाँ तक लेके आया, वरना मैं छोड़ चुका था तैयारी। इवन 12 अक्टूबर 2024 मुझे याद है, उस दिन सर मैं घर चला गया था। अच्छा। मैंने कहा कि अब हो गया, छोड़ो अच्छा इसको। बोरिया बिस्तर पैक करो। हाँ तो बोरे अब बिस्तर सर घर पे थे, बाकी मैं तो निकल गया था। मैंने कहा ये आते हाँ, रहेंगे। हाँ, तो वो तो था सर। ये इम्पोर्टेंट है। अब आप भी देखना, आपकी क्लास में से जो लोग लास्ट तक इस एग्जाम में संघर्ष करते रहेंगे ना, उनका सफलता में कन्वर्ट हो जाएगा संघर्ष। जो लोग संघर्ष करना ही छोड़ देंगे कि 3-4 सब्जेक्ट पढ़े में, पेपर तो सभी देंगे। जिसने यूं आरएस के नाम पे कोचिंग करी है, आरएस के नाम पे सोचा भी है, कोई भी व्यक्ति है राजस्थान में 5-7 लाख जो है ही हर साल फिक्स है, क्या देते हैं? पेपर देते ही देते हैं। लेकिन बात यह है कि इस संघर्ष तक 4 साल या 5 साल के संघर्ष तक जो पहुंच रहा है ना, वो सिलेक्ट हो रहा है। और ये तो उसके एग्जाम्पल है कि दोनों पिछली बार भी हो गए, इस बार भी हो गए। इसका मतलब कंटिन्यूअसली क्या करते रहे? संघर्ष। खेल यही है। और आपको कुछ तो मन में आ रही होगी, कुछ बोल देते हैं। पेशेंस का ऐसा है कि अब काफी एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2 बार दिया, 3 बार दिया, फिर भी नहीं हो रहा, और फिर वो 4th टाइम देते हैं, 5th टाइम देते हैं, फिर जाके हो जाता है उनका। तो मैं तो मानती हूँ उनका पेशेंस फिर किस लेवल का होगा वो और भी बड़ी बात है, क्योंकि हमने तो फर्स्ट टाइम दिया, फर्स्ट में सेलेक्ट तो हो ही गए थे, मोक्ष चलो इसमें सेकंड वाले में मिला। तो ऐसा है कि फिर भी हमें तो कम स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि सबकी स्ट्रगल स्टोरी अलग होती है। अब उन लोगों का पेशेंस और भी ज्यादा है, तो पेशेंस जब हमें दिखाना पड़ रहा है 4-4 5-5 साल का, तो उनको कितना दिखाना पड़ रहा होगा। तो इसलिए नहीं कि अब हमने चाह सब चीज चाहिए जल्दी कि आज पढ़ लिया कल हमें सिलेक्शन मिल जाए, वो तो पॉसिबल देखो है नहीं। प्रोसेस थोड़ा लंबा है। पेशेंस रखोगे, रेगुलर पढ़ते रहोगे, तो आपको भी श्योरली है कि आपको भी मिल जाएगा सिलेक्शन। तो बस याद करते रहो, रिवाइज करते रहो, जैसा सर कहते हैं, जैसे फैकल्टी जो भी कह रहे हैं यहाँ पे, उनको फॉलो करते रहोगे तो सब इजीली हो जाएगा। हम भी यही करते थे, हम और कुछ अलग से नहीं करते थे, जो भी सर यहाँ पे बोलते, जो फैकल्टी हमें बोलते करने को, हम बस उसी फॉलो फॉलो करते थे। कोई फॉलो करता है, कोई नहीं करता है। जो नहीं करते हैं वो आप देख सकते हैं, वो बाहर है, जो करते हैं वो आगे हैं। तो अगर आप फॉलो करते हैं उसको, पर ये बड़ी बात है कि लंबे टाइम तक कौन उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहता है। तो आप भी करो, टेस्ट जरूर लिखना। मेरा तो सबसे इंपॉर्टेंट यही सबको सजेशन है, टेस्ट स्किप मत करो, क्योंकि मैं देखती हूँ टेस्ट के टाइम पे जितनी स्ट्रेंथ पढ़ाई के टाइम पे क्लासेस में होती है, टेस्ट में बिल्कुल होती ही नहीं है। बेस्ट तो यूं। ये हमारे बैच के साथ भी था, ऐसी बात नहीं है। हमारे बैच जब हर हमारा वाला बैच की बैच, कहानियां ही हर है। बैच की कहानी है। हाँ, और यही वही होता है ना, लास्ट तक जो टेस्ट दे रहा है, मतलब सेलेक्ट सारे थोड़ी होते हैं। अब आपके बैच से आप देख, बिल्कुल। बहुत बड़े बड़े बैचेस बनते हैं और लास्ट में आते आते उसमें बहुत कम बच्चे उस फेज में लास्ट तक रह पाते हैं। तो मुझे याद है हमारे बैच में लास्ट में 4 या 5 बच्चे रह गए थे, फिर नवीन जी हमें अलग अलग क्लासों में मर्ज करके पढ़ाते थे, और हम भागते रहते इधर उधर, लेकिन हमने हाँ, छोड़ा नहीं। लास्ट में इतनी कम स्ट्रेंथ हो जाती है, चले जाते हैं इधर उधर। तो एक बार चले गए तो फिर आप मान लो कि कम बैक करना तो मुश्किल है, फिर वही। बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब जैसा है कि भाई जो सब्जेक्ट आपने क्लास में बैठ के पढ़े हैं, तो मैं बहुत बार बोलता भी हूँ, उन सब्जेक्टों में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। बिल्कुल जो आपके क्लास में छूट गए वो एग्जाम तक छूटे हुए रहते हैं। अब मेरे बिल्कुल को तो ऐसा लगता है, आप लोगों को ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है सर, क्या? सेम सबके हाँ, साथ यही हो रहा है। हाँ। अब ये गुलदस्ते रख दो, बोले बाहर नहीं करना अपन। तो इतना इतना दुख एक पानी। एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था कि जब 488 रैंक आई, खुशबू तो आ रही है अभी भी। तो हाँ मुझे ऐसा लगा कि यार जॉब मिलेगी नहीं कि मिलेगी। तो मैं धनतेरस थी उस टाइम, सर और नवीन सर वहाँ थे ऑफिस में। तो मैं सर के हाँ पास गया कि सर मिलेगी कि नहीं मिलेगी सर जॉब, मेरे को तो है। तो सर ने कहा नहीं नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। तो सर ने फिर मेरे से पूछा कि यार आपने कैसे करी तैयारी, क्योंकि मेरा बैच ऑलमोस्ट रनिंग ही था, सर ने पढ़ाया। तो सर ने पूछा कि यार क्या क्या सोर्सेज यूज किए। तो मैंने सर उस टाइम आपको बताया था, मैंने कहा सर मैं तो सिर्फ कोचिंग के नोट्स अपने पढ़े गया था, और थोड़ा बहुत मैंने एक्स्ट्रा सर को बताया। सर ने कहा वो अपन करते हैं जैसे डीओपी का, मैं लेटर्स वगैरह यूज करता था ऑफिशियल, ताकि मैं अच्छी लैंग्वेज लिख पाऊँ लेटर्स में। तो वो था। फिर सर उसके बाद में
इस बार भी सर मेरी 17th आई है सर, इस बार भी सर मैं सिर्फ नोट्स पढ़ गया हूँ। अच्छा हाँ, मुझे याद है कि मैंने आप आए थे तो मैंने पूछा था हाँ। यार बताओ तो सही ऐसा हाँ। क्या पढ़ा, क्योंकि आज के लिए बहुत चलता है ना कि भाई मॉल ज्यादा बनाते हैं ये कि भी पढ़ कुछ नहीं लिया आता। वो भी हाँ। पढ़ लिया। मैं पूछ ही लेता हूँ टॉपरों से, भाई कुछ अलग पढ़ा है तो मेरे को बताओ, मैं टॉपरों को बता दूं कि भाई आज के लिए भी पढ़ना पड़ता है। तो हाँ ये मैं पूछ ही लेता हूँ। तो हाँ तो फिर उस टाइम फिर मैंने सोचा था हाँ, कि अपन कुछ और भी एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, पर सर मैं कुछ भी नहीं पढ़ गया था लिटरली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सिर्फ और सिर्फ मैं अच्छा नोट्स ही पढ़, मतलब मैं तो कहता हूँ कि नोट्स कंप्लीट हो जाए सर, वही एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो आप दूसरा तो कैसे पढ़ रहे हो, मतलब आप में से में किसी को भी 100% नोट्स नहीं आते होंगे, मतलब कोई भी नहीं होगा। और हाँ, उसके बाद भी अपन सोचते रहते हैं कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, चाहे पहले वो तो कंप्लीट कर लो कि जो बेसिक है। तो वो रहता है सर एक इसमें। 100 और इनमें कहीं हो तो 5-10% ही नहीं पता, टॉपिक के नाम भूल गए। अच्छा ये भी होता है क्या? और हाँ, एक और अभिषेक सर की एक बहुत अच्छी एडवाइस है सर, मैं तो हर बैच में बताता हूँ, भी जहाँ पे भी जा रहा हूँ, कि जैसा वो मेरे से आंसर राइटिंग का पूछते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करे, तो सर का उसमें बहुत अच्छा था कि भाई याद कर लो, आंसर राइटिंग उस टाइम हो जाएगी सारी। तो वो बेस्ट हाँ, फिलोसफी है सर, मतलब वही है कि आप नोट्स याद कर लो, उसके बाद अगर आप आंसर राइटिंग करो तो समझ में आता है, वरना नोट्स याद नहीं है, अपन फिर उसमें कर रहे हैं कि मैं पहले कंक्लूजन कैसे लिखूं या फिर इंट्रोडक्शन कैसे करूं, तो वो अपन कर ही नहीं पाते। तो उसमें सर की एडवाइस बेस्ट थी और वो बहुत काम आई कि भाई नोट्स अपन याद कर ले तो अपन लिख तो वहां पे लेंगे, क्योंकि वहां पे ऐसा होता है कि अपन को याद ही नहीं आता। 100% सर याद कर जाते हैं, 7 लाइन याद आती है सर 10 में से। तो उस टाइम वो आंसर राइटिंग मतलब वो यूजफुल है जरूर, बट वो एक पॉइंट के बाद में है जब आपको नोट्स अच्छे से याद हो चुके हैं। तो वो एक सर रहा था सर आपका, मतलब वो एडवाइस तो बहुत काम आई। हाँ, मतलब काफी लोग ऐसे उसमें परेशान हो रहे थे मेंस के टाइम के, आंसर राइटिंग तो कर ही नहीं रहे। और मैं तो, मेरा फोकस एक ही था, मेरे को तो नोट्स याद करना है, आंसर राइटिंग वहां पे हो जाएगी। तो वो सर हो भी गई। अरे इनको लगा मैंने तारीफ करने बुलाया है। ऐसा नहीं है। हाँ अरे नहीं नहीं देखो नहीं। ये तो मेरा फिक्स है, मुझे तो खुद ऐसा लगता है यार, मैं बोर्ड पे आके कुछ लिखता हूँ तो वो कब लिख पाता हूँ जब याद है। अब याद ही नहीं हो तो मैं फ्लो चार्ट बनाता रहूं भले ही कितने मांडने मांडो कुछ होने वाला नहीं है। ये बहुत बेसिक चीज है, क्योंकि मुझे देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आंसर राइटिंग सीखने जैसा या मतलब मुझे कभी समझ में नहीं आया। ठीक है, मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट दे लिए, मेंस लिख लिया, ऑप्शनल लिख लिया, लेकिन ये आंसर राइटिंग मतलब जो मिथ चलता है ना, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। क्योंकि मुझे जो आता था वो मैं लिख के आता था, जो मुझे नहीं आता था वो मैं नहीं लिख पाता था। अब उसमें तो क्या ही आंसर राइटिंग करे। अब सीधी सी बात है, जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है वो आप लिखोगे, जो आपको याद है वो आप लिखोगे, जो याद ही नहीं है उसमें क्या एनालाइज करोगे। बस सीधी सी गणित यही है। और मतलब ये अच्छी बात है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हो। और आंसर राइटिंग या उस समय कहते हैं ना वो वैसे कर लो वैसे कर लो, वो कब होता है जब आपको कुछ चीज याद है, वो चीज आपने टेस्ट सीरीज में लिखी है, और लिखने के बाद उसको आप एनालाइज करते हो कि अरे यार इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता था। जैसे अपने स्कूल में मैथ्स में होता था ना कि कोई टीचर ने क्वेश्चन दिया, उसने किसी एक तरीके से सॉल्व कर दिया, उसके बाद में वो उसका क्या बताता था, दूसरा तरीका। लेकिन एक तरीका तो आना चाहिए जिससे उसको क्या किया जा सके, सॉल्व। उसके बाद में आपकी अगर इतनी पकड़ है तो आप उसके क्या बदल सकते हो, तरीके। लेकिन वो कंटेंट या वो नॉलेज तो आपको लेना ही पड़ेगा, तब आप क्या बदल पाओगे, तरीके। अब मुझे अच्छी बात अब यही लगी कि एटलीस्ट इन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया। बाकी टॉपर्स जब आते हैं तो वो बात करते हैं आंसर राइटिंग करनी चाहिए, कि आप जितने आंसर लिखोगे आपके ज्ञान वर्धन हो जाएगा। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि इनको कुछ आता नहीं है। सही बात बता रहा हूं, जब यहाँ पे जो टॉपर बैठा है ना वही क्योंकि उसको नोट्स याद है तभी वो सेलेक्ट हुआ है, तो वो उस स्टेज में बात कर रहा होता है कि भाई मेरे को तो नोट्स याद है, मेरा अच्छा कैसे हुआ कि मैंने खूब सारे आंसर प्रैक्टिस किए। अब टॉपर तो बोलते हैं कि क्या प्रैक्टिस करो, आंसर। फिर टॉपर जाके वो किताबें लाते हैं और क्या लिखना शुरू करते हैं, आंसर। उनको याद कुछ है नहीं। तो ये मेरे को अच्छा लगा कि भाई एटलीस्ट बताया तो सही, पहले क्या करो, याद, फिर उसको लिख लो अपने हिसाब से, 50 तरीके से लिखो, एक ही चीज को लिखने के 50 तरीके। और पूछो। अरे बुलंद आवाज है तुम्हारी, रोज डाउट ऐसे पूछ लेते हो तुम, पूछो देख। हाँ दे दो माइक आ गया, माइक। सर जैसे आप अपनी आरएएस की जर्नी है, अपन फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं तो लंबे बैच भी काफ़ी लंबे समय में होता है कंप्लीट, और अपनी जर्नी भी काफ़ी लंबी, किसी की एज नहीं हो पाती, किसी ग्रेजुएशन नहीं हो पाती। तो सर जैसे अपना बैच चल रहा है
और बीच बीच में ऐसा होता है कि कभी रेलवे की वैकेंसी आ रही है, कभी उसकी आ रही है, कभी उसकी आ रही है। घर वाले बोलते हैं कि इसमें भी डाल दो, उसमें भी डाल दो, क्योंकि अभी मेरी जैसे आरएएस की लिए एज घट रही है अभी 1 साल। तो घर वाले बोलते हैं कि जो भी भर्ती निकले सब में डाल दो। तो बीच बीच में जैसे उनके एग्जाम आते हैं तो एक प्रेशर बनता है कि तैयारी आरएएस की कर रहे हैं, और उसमें नहीं हुआ तो सब जगह से ये बोला जाएगा कि तैयारी क्या कर रहे हो, इसमें इतने मार्क्स भी नहीं आए आपके। और मतलब खुद पे भी एक दबाव होता है, पेरेंट्स इस चीज़ को समझ नहीं पाते। अ, और सर खुद में जैसे हम क्लासेज में पढ़ते हैं, और जो अपने फाउंडेशन बैच में जो भी पढ़ते हैं उस हिसाब से हम वो मतलब जितना अपने को याद है उसे एग्जाम देते हैं। तो हमको ये फील होता है कि मैं थोड़ा जैसे इन पे ध्यान दे लेता तो मेरा इसमें ही हो जाता, क्योंकि मेरे को जो चीज़ याद है उसे मैं अच्छी तरीके से उन्हें एग्जाम में भी करके आता हूँ, फिर गिल्टी भी फील होती है। तो मेरा ये पूछना है कि हमें ये भटकाव से मतलब कैसे बच के निकले, या कैसे इस तरह मतलब कम... भावना पहुंच गई। हाँ मैं समझ गया, वैसे सर आंसर दे देंगे फिर मैं भी बता दूंगा। मैं देता हूँ इसका आंसर। देखो, सबसे बेसिक प्रॉब्लम घर वालों को तो देखो कोचिंग में डालते हर तीसरे दिन पूछने की आदत होती है नौकरी कब लगेगी। ये आपके साथ नहीं है, यूनिवर्सल है। सबके घर वाले ये पूछते हैं 3-4 महीने हुए नहीं और तो नौकरी नहीं लगी और कितना पड़ेगा। ये बेसिक है। दूसरी चीज क्या होती है कि हर एग्जाम का तरीका अलग है। अब अपने क्या है, अपने राष्ट्रपति पढ़ लिया, ठीक है, प्रेसिडेंट पढ़ लिया, एलडीसी में प्रेसिडेंट आ रहा है, पटवारी में भी आ रहा है, रेलवे में भी आ रहा है और आरएस में भी आ रहा है। प्रेसिडेंट को पढ़ने का और एग्जाम में पूछने का तरीका सबका अलग अलग है। रेलवे वाला पूछेगा जाकिर हुसैन मरे किस दिन थे, सीधी सी बात है, वो फैक्चुअल डेटा पूछता है एकदम, वो अपन ने पढ़ा ही नहीं है। तो आप पहली बात तो ये आप खुद कन्विंस हो कि भाई मैं जो तैयारी कर रहा हूं एक बार मेरी तैयारी कंप्लीट हो, उसके बाद मैं कोई एग्जाम दूंगा और उसमें सिलेक्शन लूंगा। ठीक है, पहले आप खुद ही कन्विंस नहीं होते हो। आपको क्या लगता है, मैंने आप सिलेबस देखते हो किसी भी एग्जाम का, लगता है अरे ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे पढ़ा हुआ है, मैं ये पेपर निकाल सकता हूं। और आप क्या करते हो, उस पेपर की तरफ बढ़ने लग जाते हो। अब उस पेपर की तरफ बढ़ने लगते हो तो आपका महीना भर खराब हो जाता है। महीना भर खराब होता है और साल में आप 4 पेपर दे लो ना ऐसे, तो 4 महीने गए। तो आप खुद देख लो आपके कितने सब्जेक्ट डूबते हैं उस चक्कर में। तो ये तैयारी पूरी नहीं होती है। इनिशियली क्या करना होता है कि आपको इस तैयारी का 70-80% सिलेबस कंप्लीट करना है। 70-80% सिलेबस कंप्लीट होगा और उस दौरान या उससे पहले आपको खुद को और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि आपने मुझे 18-19 साल पाल लिया है, साल भर और पाल लो। मतलब बेसिक बात है ये, पहले आप खुद कन्विंस हो इस बात से। अपने में से ज्यादातर की चिंता ये होती है यार मैं घर वालों से पैसे ले रहा हूं और मेरे घर वाले इतने सक्षम नहीं है कि मेरे को क्या दे सकें, पैसे। तो आप ये सोचो कि उन्होंने आपको इतने साल खाना खिलाया है, आपकी जरूरतों को पूरा किया है, वो 1-1.5 साल और कर देंगे। आप उस हड़बड़ी में क्या करते हो, वो 1-1.5 साल निकालने की बचाने की बजाय आप कहीं के नहीं रहते हो। तो आपको ये पहले खुद समझना पड़ेगा, फिर अपने घर वालों को इस बात के लिए कन्विंस करना पड़ेगा कि एक बार मेरी क्या पूरी हो जाना हो तो तैयारी। मैं सही बताऊं, मैं इसका भुगत भोगी हूं, इसलिए मैं आज यहां खड़ा हूं। नहीं तो मेरा कब का यूपीएससी निकल चुका होता। मैंने यूपीएससी में ऑप्शनल लिया सिविल इंजीनियरिंग। क्यों ऑप्शनल लिया सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि मुझे लगता था इससे मैं बाकी सारे इंजीनियरिंग के एग्जाम्स भी दे दूंगा। मैंने यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया था और सिविल सर्विसेज भी दे रहा हूं। लेता कोई यही एंथ्रो हिंदी लिटरेचर के ऐसा कोई सब्जेक्ट, खत्म हो जाता 2 महीने में और नंबर कम से कम 250 तो आ जाते, सिलेक्शन हो जाता। मेरे कभी 200 नंबर नहीं आए ऑप्शनल में। क्यों, एक तरफ मैं पूरे इंजीनियरिंग सर्विसेज पढ़ रहा हूं, एक तरफ मैं पूरी सिविल सर्विसेज वाला जीएस पढ़ रहा हूं। 2 नावों की सवारी। प्री हुआ, मेंस हुआ, वापस प्री हुआ, मेंस हुआ, उस साइकिल में घूमते रह गए। उस लूप से थोड़े दिन बाहर आके सोचा पढ़ लेते हैं और तो फिर ऐसा ही चला गया। ये आपके साथ नहीं, दुनिया के हर मिडिल क्लास बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है कि उसको लगता है मैं ये पेपर भी दे लूं और मैं ये पेपर भी दे लूं। तो इसके लिए घर वालों को और उनको समझाने से पहले किसको समझाना पड़ेगा, खुद को। कि खुद इस बात से कन्विंस हो जाओ कि जब तक मेरे सब्जेक्ट पूरे नहीं हो जाते, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो जाता, मैं पेपर नहीं दूंगा। अब आप नवनीत सर का एग्जाम्पल देखो। नवनीत सर पढ़ लिए एक बार, 87 थर्ड रैंक, पटवारी में 49 रैंक है उनकी, वीडियो टॉपर।
रैंक 1 जो वीडियो का है, वो पीसीएम 6 का स्टूडेंट है, उसकी 1000 के आसपास रैंक आई आरएस। अब क्या हुआ, उसकी तैयारी पूरी हो गई, उसने ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन बहुत तगड़ा कर लिया, वीडियो में रैंक 1 ले आया, आरएस में रह गया। तो लेकिन उसने एक लेवल ऑफ तैयारी पूरी करी, उसके बाद में क्या देने शुरू किए, पेपर। ऐसे 23वीं रैंक है सहदेव, उसकी पटवारी में 42वीं रैंक है। एक अपना स्टूडेंट है, अपने कंटेंट में भी है, मैंने सर्वे में भी उसे प्रूफ रीड कराई थी, उसकी 700 रैंक आई आरएस, पटवारी बना हुआ है, उदयपुर में लग गया। तो लेकिन ये सब कब होता है, एक बार तैयारी पूरी होने के बाद। आपने पॉलिटी पूरी पढ़ ली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके जो सिलेबस का पार्ट है, साल 1.5 साल में आप ठीक ठाक पढ़ लेते हो। उसके बाद में क्या होता है, जो भी एग्जाम आपको देने की इच्छा हो रही है, अगर आरएस की वैकेंसी नहीं आई है तो आप उसका सिलेबस लो, उसके कुछ जो फैक्चुअल डेटा या कुछ चीजें अलग है उनको फिर आप इजीली पढ़ पाओगे। होगा क्या, आप उसको पढ़ने जा रहे हो, ये पढ़ नहीं पाए, बर्बाद हो जाओगे दोनों से। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए, आपको आपके आरएस का सिलेबस कंप्लीट करना है। और दूसरी चीज ये कि पहला अटेम्प्ट तो सीधा आरएस का ही देना है। फर्स्ट अटेम्प्ट आरएस दे दिया, जो रिजल्ट रहा उसके बाद में देना कोई पेपर। शुरुआत क्या होगी, शुरुआत दोगे पटवारी से, उस लूप में उलझ जाओगे, पटवारी के पटवारी दोगे, वीडियो दोगे, कोई एलडीसी दोगे, इन सब में चक्कर में चल जाओगे। ये सब पेपर कब देने के होते हैं, जब आपका आरएस की संभावना क्या होती जा रही है, कम। अभी तक तो आपने एक अटेम्प्ट ही नहीं दिया, आपने तलाश ही नहीं करी अपनी संभावनाएं, उससे पहले ही आप रेलवे, बिल्कुल नहीं। मैंने तो खुद ये तो पेपर नहीं दिए कभी, यूपीएससी बस, उसके बाद में भी ऑप्शन देखेंगे तब जाता है वो। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। बाकी आपको कुछ कहना हो तो, मतलब इसमें यही है कि भाई आपको पहले अपनी जर्नी पूरी करनी है और घर वालों को और खुद को कन्विंस करना है, भूखे नहीं मरूंगा, कुछ ना कुछ जीवन में कर लूंगा। है? पूछो। Both of you did a exponential jump, 550 approx से फिर एकदम से 20 रैंक 17. What did you did for that? कि मेंस ज़्यादा आपने वो चेंजेस क्या आए हैं, या इंटरव्यू में क्या चेंजेस आए हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल में क्या चेंजेस आए, और उससे फिर आपका इंटरव्यू के अंदर आंसर देने के जो टेम्परामेंट है वो क्या रहा? तो तैयारी तो ऐसी बात नहीं थी कि मेरे पहले वाले अटेम्प्ट में नहीं थी, पूरी थी तैयारी। तो एक कुछ चीज़ होती है कॉन्फिडेंस वाली भी। जब पहला अटेम्प्ट होता है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता है, बेरोजगार होते हैं, सबसे बड़ी बात। तो डर लगता है अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर कुछ गलती हो गई, क्योंकि 3 घंटे होते हैं, उस वो डिसाइडिंग होता है अपना 3 घंटा। तो इसमें ये चीज़ अगर नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूँगी, या मुझे और कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो सब आता है थॉट। पर मैं ये एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ उन घंटों में वो थॉट ना लेके आएँ। मेरे साथ ये हुआ था कि वो चीज़ हो गई और मैंने क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पढ़ नहीं पाई। 10-10 नंबर के 3-4 क्वेश्चन ऐसे हो गए, लिखा कुछ और था, समझ कुछ और लिया। और ये होती है, जब ये हम क्लास में बैठते थे तो जो भी फैकल्टी थे वो हमेशा ये बोलते थे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है पहले, उसके बाद आंसर करना है। आप जल्दबाजी में क्या करेंगे, क्वेश्चन कुछ और पढ़ेंगे, लिखेंगे कुछ और। तो मैं सोचती थी ऐसा थोड़ी ना होता होगा, ऐसे क्या होता है, क्वेश्चन लिखा है वही तो पढ़ेंगे। और कभी टेस्ट में ऐसे कभी दिक्कत आई नहीं, लेकिन जब वहां गए तो एक्चुअल में प्रेशर फील हुआ और उसमें मैंने गलतियां की। तो ये गलती मेरे साथ में हुई थी। फिर उसके बाद में दूसरी चीज थी, फोर्थ पेपर के अंदर मैंने याद तो सब कुछ किया था, लेकिन वहां जाके मुझे चीजें मैं भूलने लग गई। उसका एक रीजन है कि मैं लिख लिख के याद नहीं की चीज। जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो इतना वास्ट होता है कि अगर आप सिर्फ पढ़ पढ़ के याद करोगे तो आपको लगेगा तो सही कि आपको याद सब कुछ है, लेकिन जैसे ही आपके सामने वो क्वेश्चन आएंगे और सामने खाली पेज दिखेगा तो आपको वो बुक याद जरूर आएगी कि हाँ पे ये था तो सही, लेकिन था क्या, वो दिक्कत हो जाती है। तो मेरे तो ये था मेन तो कि एक तो कॉन्फिडेंस, नेक्स्ट टाइम पे मेरा इंटरव्यू कॉल हो रखा था, कॉन्फिडेंस अपने आप में था, फिर लगा कि चलो ठीक है अब कर सकते हैं। और मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, जो आता था उसको और अच्छे से किया और जो नहीं आता था उसको एवरेज किया, छोड़ा कुछ भी नहीं, पेपर नहीं छोड़ा मैंने। जो नहीं आता है आप उतना तो लिख सकते हो कि आप मैनेज कर लो आंसर को, आसपास के डायमेंशन लिखोगे, पूरे नहीं तो कुछ तो मिलेगा आपको। तो वहां पे वो चीज हुई। फोर्थ पेपर में मैंने लिख के याद किया तो चीजें याद अच्छे से थी, तो मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर पाई उसको। और कुछ वैल्यू एडिशन आप अपने लेवल पे कर सको, जैसे मैंने करंट अफेयर्स थोड़ा और अपना स्ट्रॉन्ग किया था लास्ट टाइम। जैसे 23 वाले में करंट अफेयर्स मेरे थोड़े वीक थे,
तो करंट वाले क्वेश्चन में इतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। फिर जब 24 वाले में मैंने करंट अफेयर्स को और अच्छे से किया, तो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस भी मेरे अच्छे से हो गए थे। तो मेरे साइड से तो ये इम्प्रूवमेंट थे। बाकी सर मैं मेरा बता देता हूँ कि जब 488 रैंक आई थी तो 23 वाला मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, तो तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने ऐसा जैसे ही पेपर आया तो मैंने सोचा कि जो आता है वो अच्छे से कर लेता हूँ, बाकी छोड़ दो। तो मैंने उसमें काफ़ी क्वेश्चन छोड़े। जैसे पेपर 1 के अंदर सर एक क्वेश्चन था, वात और वाचनिका वाला, वो अपने नोट्स में था। आर्ट एंड कल्चर में राजवीर सर पढ़ाते हैं, पर सर वो मैंने छोड़ दिया था, तो वहाँ पे आया नहीं, तो मैंने उस क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ दिया। इवन जो सन टेम्पल वाला क्वेश्चन था 10 मार्क्स का, वो भी अपनी नोट्स में है अच्छा खासा, ओशिया के, झालावाड़ के। उस टाइम सर मेरे को क्लिक ही नहीं किए। तो मैंने सर उसमें अभी मेरे को अभी कॉपीज भी आ गई, मैंने अभी तक डाउनलोड करनी है सर। उसमें मेरे को अभी भी याद है, मैंने सिर्फ उसमें इतना से लिखा कि सन टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू सन गॉड, अच्छा और बस। वो ब्लैंक छोड़ के मैं आ गया। तो उस टाइम काफी क्वेश्चंस मैंने छोड़े, मैंने कहा जो आता है वो कर लो, वो खूब है, और बाकी देखा जाएगा। तो चॉइस वाले के अंदर फिर मैंने ये सर कसम ही खा ली थी कि मैं छोड़ के कुछ नहीं आऊंगा। मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो उसकी वजह से इंप्रूवमेंट हो गया सर। पिछली बार 22 मार्क्स ही थे कट ऑफ से ऊपर, इस बार 55 है। ये तो तो बहुत वो अच्छा है। सिर्फ ये था सर। हाँ। और बाकी इम्प्रूवमेंट का, और सर मैंने मेंस में तो वही था, अपने नोट्स के अलावा सर मैंने कुछ किया नहीं था। तो मैंने उस पर फुल काम किया कि मैं नोट्स पूरा अच्छे से याद करके जाऊंगा और छोड़ूंगा कुछ नहीं। तो उसी का एक बेनिफिट था कि आपको भी ध्यान रखना है कि छोड़ना कुछ नहीं पेपर में। और एक होता है कि सर, इवन मैं आपको बताऊं सर, जब मेंस था अपना, तो सर मुझे क्या जुकाम हो गया था। वो सर्द मतलब बाहर तो गर्मी थी और इसी में लाइब्रेरी हाँ। जाते थे, तो जुकाम हो गया बहुत गजब लेवल का। और सर मैंने दवाइयाँ ले लेके सर पेपर दिए सारे। ओ, फिर तो नींद हो रही है उनमें तो। हाँ। हाँ, चौथे पेपर में लास्ट में कुछ दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? हैं? तो वैसे ऐसा होता है कि फोर्थ पेपर आप जब नेक्स्ट डे शाम को दे रहे होते हो, तो आंखें एक एग्जॉस्ट हो बार जाता ऐसे है, बड़ा से आंख करके क्वेश्चन देख लो, फिर आंख मीच के लिखो, ऐसे ही होता है ना? एग्जॉस्ट हो हाँ, जाते हैं। मतलब उस टाइम लगता है कि बस ये- खत्म हो जाए ये और फ्री हो। हाँ, क्योंकि आप 2 दिन से लगातार पेपर दे रहे होते हो। जब फोर्थ पेपर के आखिरी के आधे पौन घंटे में बैठते हैं ना, तो तो वहां सर पर ऐसे यूं सर भारी, आंखें जल रही है। एक बार आंखें बड़ी करके क्या पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन, और फिर आंख बंद कर लो और बस लिखते जाओ। और इस बार सर वो हाँ। समर सीजन था, जो मतलब इतने तो ओ, सर वो स्वेटिंग और वही जुकाम हो रखा था, हाँ, उसमें दिए। पर सर उसमें सर एक मेरा था कि इस बार सर क्वेश्चन थोड़े इन्होंने अटपटे पूछे, तो सर मेरा कॉन्फिडेंस सर इसमें ये था कि मतलब वो हाई हाई था बहुत, हाँ, कि मतलब सारे क्वेश्चन करूंगा और बहुत अच्छे से करूंगा। मतलब सर काफी मेंस में ऐसा होता है कि लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखा, पेपर 1 जिसका खराब हो उसके सारे फिर पेपर भी करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, हाँ, एक तो ये कॉन्फिडेंस, जैसा मैम ने बताया और सर ही बताते हैं कि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। क्योंकि जैसे ही पेपर हो, अब अगर उस टाइम अगर हाथ पैर फूल गए, तो वो गए 2-4 साल की जो आप तैयारी कर रहे हो वो वहीं पे पूरी पानी हो जाती है। तो ये सर, एक तो मैंने पेपर नहीं छोड़े और कॉन्फिडेंस था सर इस बार पूरा। इंटरव्यू के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या है कि लास्ट टाइम सर एक्सपर्ट्स ने सर थोड़ा ग्राइंड काफी कर लिया था मेरे को। अच्छा। उन्होंने काफी हाँ, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे, तो हाँ, उसमें सर उन्होंने 44 मार्क्स ही दिए थे। अच्छा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा डॉक्टर अशोक कलवार सर का बोर्ड था, हाँ, और इस बार भी सर उन्हीं का बोर्ड था। अच्छा, इस बार सर 57 है। वाह, और ये उसका सर, इम्प्रूवमेंट है। मैं सर ये मानता हूँ कि वो संयोग ही ऐसा था कि सर एक्सपर्ट्स काफी सर वो आ गए थे वो आ अच्छे। गए थे, हाँ। तो उन्होंने सर जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे सारे सर नोट्स में से थे। अच्छा। मतलब ये इतना संयोग हुआ कि हाँ, सर जैसे उन्होंने पॉलिटी के अंदर पूछा जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जुडिशियल ओवररीच क्या होती है, कहते हैं, हाँ, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, इनका ये तो, डिफरेंसेस पूछा, हाँ, एक्टिविज्म, ओवररीच और ये। सीधे सीधे हैं। और इवन सर उसके अंदर एक एक्सपर्ट ने, जैसे मैंने जुडिशियल एक्टिविज्म ओवररीच बताया, तो वो बोले कि नहीं नहीं ये तो गलत है। अच्छा, तो वो कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे कि भाई क्या रिप्लाई करते हैं आगे। हाँ, और इकोनॉमिक्स के अंदर से उन्होंने पूछा कि आरबीआई की फंक्शंस क्या है, वो सीधा सीधा नोट्स में है 8-10 पॉइंट। हाँ, उसी तरह। मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसको अपन कैसे, वो क्या काम करती है, क्या फंक्शंस रहते हैं। तो पूरी सर, जैसे मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है, मैं नोट्स पढ़ गया था लास्ट टाइम भी और इस टाइम भी, सारे क्वेश्चन सर उसमें मैच हो गए टोटल। मतलब कुछ भी उन्होंने, मतलब क्योंकि एक्सपर्ट्स है वो भी, कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स तो है नहीं, हाँ, उनको बेसिक्स आता है, वो मेंस का तो उनके पास सिलेबस रहता है, हाँ, उसी में हाँ, से वो कलवाड़ साहब और वो 2-3 तो हैं बस जो बस सिलेबस साइड में रखते हैं, हाँ और वो एक एक पॉइंट बस उठा उठा के पूछते रहते हैं, सेम वो यही सेम करते हैं उन्होंने इंटरव्यू में, यही और क्या। किया। टेक वाले का सर मैं पढ़ गया था, मेरे को पता था पूछेंगे, वो सेम उन्होंने वही पूछा। और वो सर इंटरव्यू अच्छा चला गया और उन्होंने मार्क्स सर इंप्रूव हो गए। ये तो होता ही है, तो ये था कॉन्फिडेंस का खेल है। देखो, और एक फैक्टर और है, संयोग। और हाँ वो तो सर, वो देखो, वो लेकिन वो काम आता है मेहनत के बाद, जब आप छोड़ दो। वो लिस्ट जब बन रही है, वो उस मोड के लिए होता है कि उसमें आप कहाँ आओगे। तो वो चीजें तो होती है। आपको कुछ पूछना था? माइक देना था।
हाँ, और कोई नहीं, अच्छा ठीक है, पूछ लो पूछ लो। हाँ एलडीसी, बस हाँ, ये वही है ना, देखो घर वालों के कहने से फॉर्म भर दो और उससे अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करो, क्योंकि आप अब 2-3 महीने उसके लिए पढ़ोगे तो आपकी आरएस वाली चीजें जाएगी और ना वो हो पाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा। जब आप डेडिकेटेडली उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हो तो वो कैसे होगा? फिर कहाँ की आरएस की तैयारी? क्यों किसी का फर्स्ट बार में क्यों नहीं होता? ये दोनों फर्स्ट बार के एग्जाम्पल है, आरएस नहीं बने, कोऑपरेटिव में तो थे ही। ये कुछ नहीं है तो क्यों लग जाए छोटी जॉब? ये एक घर वालों में मिथ जो हमारे समाज में डेवलप हो रहा है, एक बार क्या ले लो छोटी नौकरी, फिर क्या लग जाना बड़ी नौकरी। तो कहो मैं एक बार बड़ी की ट्राई कर लेती हूँ, नहीं लगी तो क्या ले लूंगी छोटी नौकरी। अब घर वालों को ऐसे कन्विंस करना शुरू करो, एक पेपर तो देने दो, उसमें नहीं हो फिर देखेंगे। अब पहले ही आप उधर भेज रहे हो मुझे, जबकि उसकी वजह से मेरा कितना टाइम वेस्ट होगा। मतलब अब आप पर है कि आप घर वालों को कैसे कन्विंस करते हो। हाँ हाँ, वो उनके उनको बोला करो कि आप हमारे एक मार्ट साहब है उनके पास आ जाओ। हाँ, अब आपके घर वालों को किसी को ऐसे लगे ना तो आप मेरे पास भेज देना उनको, मैं कन्विंस कर दूंगा, या तो मैं कन्विंस हो जाऊंगा या मैं उनको कर दूंगा। यही होगा, इतना लोड नहीं ले। देखो घर वाले सब, मैं देखो एक चीज क्या है कि आप लोग यूं मेरे से कैसी बात कर लेते हो, क्यों? क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल वो देता हूं जो आपके साथ घटित हो रखा है, और जो आपके साथ घटित हो रखा है वही मेरे साथ हो रखा है। हमारी जो मिडिल क्लास सोसाइटी है उसमें हर घर की कहानी सेम है, सबके एग्जाम्पल सेम है। अब मैं जैसे देता हूं भाई, पैसे कहां पड़े होंगे? फ्रिज के कपड़े के नीचे, तो वो सबके घरों में, ऐसा कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, घर वाले कहीं जा रहे हैं तो चाबी पायदान के नीचे ही रख के जाएंगे, और या पड़ोसियों से बनती है तो पड़ोसियों को दे देंगे, नहीं बनती है तो पायदान के नीचे, वो हर घर की है। तो कुछ चीजें जो है वो कॉमन है। आप मम्मी आपको जावन लेने के लिए भेजेगी तो भेजेगी, और आप पड़ोसी घर जाओगे या आपने जो घर देख रखा है आप उस घर जाओगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सबके साथ होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी सोसाइटी है उसका माइंडसेट ही ऐसा है। बस ये है कि अपन उस माइंडसेट में थोड़ा ठीक ठाक रहें और जैसे तैसे मैनेज करके अपना काम निकाल लें, उसको आपने को देखना है। और सर फर्स्ट हेलो सर, सबसे पहले आपको दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन। और मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे ये लंबी जर्नी है 5-6 साल की, आवाज़ आ रही है सर? थोड़ा जोर से बोलो। हेलो हेलो हाँ हाँ, आ रही बोलो, अरे आप तो बोलो, आ रही आवाज आ रही है। सर जैसे 5-6 साल की जर्नी है, तो एक चीज़ रहती है डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया या फिर किसी और के थ्रू, तो 5 साल में बोर्डम हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान। तो सर आप उसको कैसे बैलेंस किया, ये सब चीज़ कैसे टैकल किया? और एक फोमो भी होता है कि बाकी लोग आगे चले गए तो अपना कुछ नहीं हो रहा, आगे क्या होगा, तो उस चीज़ को आप कैसे टैकल किए? आपने फोमो वाला बताया तो सर मैं इसमें बताना चाहूंगा कि सर मैंने पहले 11th और 12th में सर जेई की तैयारी करी थी। तो वहां पे सर मेरी रैंक आई थी जेई मेंस में 1,64,000। अच्छा 84 परसेंटाइल थी, उसको कन्वर्ट करते तो वो लॉन्ग रैंक थी। तो मैं जिसकी तैयारी कर रहा था आईआईटी के लिए, एडवांस के लिए, मैं सर उसके लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो वहाँ विफल हो गए। तो फिर मेरे सारे सर दोस्त थे, सारे मोस्टली एनआईटीज या फिर आईआईटीज में थे। तो मैं फिर इधर तैयारी करने आ गया, मैंने बीएससी कर ली। मैंने कहा छोड़ो उस फील्ड को, वहाँ पे तो अपना होगा नहीं। तो मैं इधर जैसा आप बता रहे थे फॉर्म वाला, तो फिर मैं जैसे यहाँ सर तैयारी शुरू करी, साल भर हुआ मेरा, 3 साल था, मैं 1 साल पहले आ गया। साल भर तैयारी हुई, जब वो पीक कर रहा था तैयारी, और उसी दौरान सर उनके प्लेसमेंट्स होने शुरू हुए। तो किसी का 19 लाख का, किसी का इवन 55 लाख के भी थे। अरे मेरे एप्पल तो वगैरह में मैं बताता हूँ, मैं क्लास में पढ़ता था, हम क्लास में सेम क्लास में थे। AIR 18 लाया था राहुल, IIT बॉम्बे CS। तो सोचो मुझे, और क्लास में उसके मेरे से नंबर कम आते थे, तो सोचो कितना बुरा लगता था। ठीक है, तो ये तो, और आगे एक ये मैं, जैसे आपने बोला ना आगे चले गए, आगे कहाँ चले गए? आगे कुछ नहीं है। और जीवन में सक्सेस किसी को भी कभी मिल सकती है। चलो मैं एक बात बताता हूँ इसमें आपको, कि मैं यूं कर रहा था, जब मैं 23 वाला, जब मैं आपके मेंस था ना, 23 वाले मेंस से जस्ट पहले, मेंस का बैच मैंने शुरू किया था 10 अक्टूबर को। ठीक है, प्रीलिम्स आपका 1 अक्टूबर को प्रीलिम्स था, 10 अक्टूबर को अपने यहाँ मेंस का बैच शुरू हुआ। वो बैच मैं शुरू करने आया था पहले दिन। ठीक है, IR पढ़ाई थी मैंने उसमें। अब उसमें मैंने IR पढ़ाई थी तो उसमें एक
नाम तो क्या लूं, एक व्यक्ति बैठे थे और वो बैंक मैनेजर थे, और वो नीचे आए थे मेरे पास, इसी बिल्डिंग की बात है, इसी में क्लास थी, नीचे आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि 2-3 दिन की क्लास के बाद कि सर मैं बैंक में हूँ और तैयारी वैयारी ऐसे वैसे। मेरा स्कूल फ्रेंड, मेरा पड़ोसी, ठीक है, स्कूलिंग हमारी साथ में हुई है। उसके बाद में कॉलेज के बाद उसने कुछ नहीं किया, बैंक का पेपर दिया, नौकरी लग गई, और मैं तो अपने एडवेंचरों में चल रहा था, ठीक है, नौकरी लग गई, उसकी शादी हो गई, घर बार बस गया उसका। मेरे घर वाले रोज एक ही ताना, क्या कर रहा है तू, हैं, मतलब होता है ना, फिर वो अपने अपने मारवाड़ी में संज्ञा देते हैं कि जोगार ना जोगार, जो भी वो हिसाब किताब, कि भाई वो देख, मतलब वो कितना आगे चला गया, बैंक में मैनेजर बन गया, ये हो गया वो हो गया, और अपने चल रहा है। और उस दिन जब वो मेरे पास आया तो फिर मुझे पूछता कि सर कैसे तैयारी करूं, ये वो टिप्स दे रहा था जो भी है। उसके बाद में फिर मैंने उसकी बैंक का नाम पूछा तो कह रहे अरे यार मेरे तो वो तो सुमित भी वही है, कि उसके तो ट्रांसफर में दिक्कत हो रही है, बूंदी टेक रखा है, उसको बीकानेर जाना है। तो अरे सर मैं करवा देता हूँ, मैं तो सीनियर हूँ उसका, उसने ऐसे कोई बात नहीं। मैंने कहा आप सीनियर हो उसके? हाँ सर, आप तो बस मेरे को गाइडेंस देते रहो, उसको कोई दिक्कत होगी तो मैं कर दूंगा। उस दिन मैंने शाम को मम्मी को फोन किया, मम्मी आप कहते थे ना सुमित बहुत आगे निकल गया, वो इतना आगे निकल गया कि उसका बॉस मेरे से टिप्स ले रहा है। तो सक्सेस की तो कोई परिभाषा ही नहीं है इस दुनिया में। आप कभी भी किसी भी स्टेज पे क्या हो सकते हो आज के टाइम पे सक्सेसफुल। तो एक तो दूसरे को देख के तो ये छोड़ ही दो, उसने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, कुछ ने किसी ने कुछ अचीव नहीं किया है, ठीक है। ये मेरे साथ तो खूब हुआ है, मैं तो नौकरी छोड़ के आया था, अच्छा खासा पैकेज था, हालत ये हो गई थी कि मेरे दोस्त आज भी, एक तो मेरा क्लासमेट MIT में प्रोफेसर है USA में, प्रणव प्रदीप, हमारे क्लास का टॉपर था वो। ये जो राहुल सिंघल मैं बता रहा हूँ, ये कैलिफोर्निया में फेसबुक में जॉब करता है। इनके जो मतलब इंडिया में जो जॉब कर रहे हैं उनके पैकेज इतने हैं कि IAS को तनख्वाह मिलती है ना, उतना ही टैक्स भरते हैं। कौन जानता है? कोई नहीं। तो सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं है। और एक ये जो पेरेंट्स वाला माइंडसेट था ना अपना, उसको छोड़ दो कि 10वीं में आपके रिश्तेदार के 85% आ गए तो आपका ऑटोमेटिकली टारगेट कितना बन गया? 86 बनता था। उस माइंडसेट को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको किसको अडॉप्ट करना पड़ेगा कि मैं अपने पेस से चलूंगा। ये दूसरे आगे निकल गए, ये आपको डिप्रेशन में ला सकता है भाई। इस चीज से क्या करना है? बचना है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है। सर आप आंसर करो इसका। तो उस टाइम वही था कि सर मेरे को भी खूब फोमो हुआ, मैंने कहा यार हाँ। अपन कहाँ यहाँ फंसे हुए हैं और ये तो हाँ। मजे कर रहे हैं सारे। और इवन सर मेरे मोस्टली सर मैं किशनगढ़ है तो वहाँ पर सर क्या मतलब अच्छा है ट्रेड वगैरह का, हाँ मतलब बिजनेसमैन। एक हाँ बिजनेसमैन है। तो मेरे सारे जो बचपन के दोस्त थे वो तो बिजनेस में लग गए, हाँ। और सारे 11th-12 में दोस्त थे वो वहाँ लग गए पैकेजेस के साथ में अच्छे, और मैं यहाँ रह गया। उस टाइम वो फोमो तो ऑब्वियसली बात है, लगता ही है, बट उसमें फिर है कि थोड़ा फिर कर क्या सकते हैं भाई, आपके पास हाँ। ऑप्शन क्या है भाई, या तो आप छोड़ दो तैयारी, आपके पास ऑप्शन थोड़ी ना है कि छोड़ने का, तो नहीं है तो फिर करते रहो। और जैसा आपने सोशल मीडिया का बताया तो मैंने तो सर व्हाट्सएप तो मैंने डिलीट ही कर दिया था, मैंने कहा कोई काम हाँ, का तो है नहीं। सही है। मैं तो कहता ही हूँ ये बात, ये तो अच्छी बात है भाई। मैंने तो खुद जब यहाँ पे प्रिपरेशन की थी छोटा सा कीपैड वाला फोन रखता था। सेम मेरे और पास भी इनफैक्ट वही अभी मैं तो वही बीच था। में भी इंस्टा तो कभी चलाया नहीं। इंस्टा पे तो मैंने आज तक आईडी नहीं बनाई, ठीक है। एक हाँ, मेरी कोई इंस्टा आईडी नहीं है भाई, मैंने आज तक नहीं बनाई। कोई चल रही हो तो सब फेक है, अपना उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, बीच में तो मैं व्हाट्सएप तो चलते फिरते अनइंस्टॉल करता हूँ, बीच में 3 महीने के लिए अनइंस्टॉल, जब मुझे कुछ नया पढ़ना होता है तो डिस्ट्रैक्शन होता रहता है भाई, मैसेज वैसे आते हैं तो क्या कर दो, व्हाट्सएप उड़ा दो। बीच में जैसे इस साल सितंबर से लेकर के, आपका मेंस कब हुआ था अभी? हाँ, जून में हुआ था ना। उसके बाद में कि भाई मुझे खूब सारी चीजें यूं लगा कि नहीं अपडेशन और ये चाहिए मुझे। मैं बताता हूँ ना, एक 1800 पेज की किताब पढ़ी है, उसको मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, रोज एक आध पेज पढ़ के छोड़ देता था। मैंने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल किया, शाम का टाइम सर बुक को दिया उसको, आराम से बुक पूरी हो गई। तभी तो अब देख लो ना, क्वालिटी में कुछ भी आ रहा है तो अपन RPSC से आगे हैं। क्यों? हटा दिया सब। अगर आपको अचीव करना है तो छोड़ो बड़ो ना। और मैं आपको बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ कि जो इस फेज ऑफ लाइफ में आपके साथ लोग हैं वो अगले फेज ऑफ लाइफ में नहीं होंगे। अब आप सक्सेसफुल हो गए हो, बचपन के दोस्त कितने आज आपके साथ हैं? कोई नहीं है। आगे अभी वाले दोस्त आगे नहीं होंगे, अब आगे नए लोग मिलेंगे। अब इस क्लास में आपको लगता है ना कि कुछ लोग परमानेंटली साथ है, कोई नहीं है, एक ही नहीं है। स्कूल में अलग लोग थे, यहाँ अलग लोग हैं, आगे की जर्नी में अलग लोग होंगे। तो आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट किससे करोगे? किसी से नहीं। अब इनसे सारी दुनिया अपने आप कनेक्ट कर लेगी। अभी जिस दिन अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाएंगे ना, इनके बचपन के दूर के क्लास में स्कूल में देखा हुआ भी होगा ना जिस आदमी ने, वो भी कहेगा मैं इसका दोस्त हूँ। वो अपने आप कनेक्ट करेंगे। तो ये सोशल मीडिया चलाना छोड़ो।
हाँ, ये तो ऐसा जैसा भी मैंने इंस्टा पे सर आईडी बनाई थी रिजल्ट के बाद में, हाँ। के बाद में 22 अक्टूबर को। हाँ। तो अभी वो जैसे रील्स वगैरह भी चल ही रहा है सर रिजल्ट के बाद में, तो एक पे 70,000 व्यू आ रहे हैं, जैसा सर कह रहे हैं कि अपने आप कनेक्ट हो जाता है वो तो छोड़ दो, कोई फर्क पड़ता नहीं। थोड़ा उसमें भी सर फोमो होता है लोगों को कि हम होता बहुत है। कुछ मिस कर देंगे, बट मैंने तो कर दिया हाँ। था वही। और इवन मैं तो लाइब्रेरी भी जाते हैं काफी लोग, तो उसमें रहता है कि सर वो घंटा पर हाँ। हुआ नहीं कि फोन लेके बाहर पहुंच जाते थे, तो मैं तो फोन भी नहीं लेके जाता लाइब्रेरी, मेरा फोन घर पे रहता था, चाहे किसका ही फोन आए। और होता ऐसा नहीं कि फोन आते भी नहीं है, अपन को लगता है कि वो इमरजेंसी हो गई, तो क्योंकि अपन इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं किसी की लाइफ में कि कोई कॉल करेगा, हाँ, बस वो सही लगता ही बात है अपने को कि मेरे पास तो कोई कॉल आया नहीं अभी तक 3.5 हाँ। साल में। तो तो तुम्हारे वो भी नहीं आएगा, तुम्हें लगता हो घर वालों का आ जाएगा? नहीं तो करते घर कोई वाले नहीं आज करता। तक तुम्हें कॉल नहीं करेंगे, उनकी कोई परेशानी हो भी गई ना तो तुम्हें तो कॉल नहीं करे, और तुम सुबह का शाम को फोन देखोगे, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। हाँ, तो बहुत अच्छी एडवाइस है, इसको कोई फॉलो करे तो न्याली हो जाएगा, 17th रैंक तक तो आ ही जाएगा। और कोई? ये अगर आपको कोई और दूसरा डाउट हो तो नहीं होगा मैनेज। 99% तो सर मैनेज नहीं कर पाते डिस्ट्रैक्शन को, और 1% होता है जो 10 मिनट फोन चला के रख देते हैं, बाकी 99% होता है वो 10 मिनट का, वो 5-6 घंटे ही होता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा सर। मैंने एक था सर मेरे फ्रेंड, वो कर लेता था, बाकी मोस्टली सब ऐसा ही, मैं खुद भी ऐसा ही हूँ, हाँ। तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहता है कि उसको उसका बंद ही कर सिलेक्शन दो। हो गया क्या? उसका हो गया क्या? वो तो सर अलग फील्ड में है, वो तो अच्छा। ताइवान है। हाँ, तो फिर वो अलग दुनिया है ना उसकी, इधर आरएस वाली दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, तो वो मैंने 10 मिनट कर सकता है भाई, उसकी दुनिया अलग है। अभी तुम आरएस की जर्नी में प्रॉब्लम क्या होती है कि 10 मिनट में बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसा कुछ देख लोगे जो 2-3 घंटे तक आपके दिमाग में चलेगा, और फिर वो 2-3 घंटे बर्बाद करेगा, इसलिए अपने देखना ही नहीं है। और पूछ लो। अब मैनेज मत करो, उसको छोड़ो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। बोर्डम का ऐसा था कि मेरा थोड़ा फ्रेंड सर्कल अच्छा था, मेरा बचपन का दोस्त मेरे साथ तैयारी कर रहा था, तो मैं उससे बातें वगैरह कर लेता था, थोड़ा घूम लेते थे, डिनर करके थोड़ा अपन वॉक पे चले गए, तो वो हो जाता था। थोड़ा बोर्डम होता है, इवन मेरा भी वेट बढ़ गया था, बट वो थोड़ा होता, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। वो अपन कहते हैं सर कि देयर आर नो फ्री लंचेस, सही बात है। तो फ्री में तो आपको कुछ नहीं सब कुछ मिलेगा, पेड मतलब है, सब कुछ पेड है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी चीज की कीमत चुका ही रहा होता है। और आपको भी चुकानी पड़ेगी अगर आपको मतलब इधर इस फील्ड में आना है तो। हर कोई चुका रहा है भाई, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं चुका रहा है। और पीछे वालों अपने मौज है? और किसी के मन में कोई जिज्ञासु प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है किसी के? नहीं? चलो फिर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया, और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो इन्होंने अचीव किया है। 17 और 20 रैंक तो मतलब ड्रीम है भाई। सही बात तो यही है कि आप राजस्थान में जब आरएस की तैयारी शुरू कर रहे हो तो यही सोचते हो क्या बन जाऊं, आरएस, तो वो ये आरएस बन गए हैं। चलो, तो थैंक यू सो मच। हाँ, चलो, थैंक यू।